स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो अपना टॉपिक है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का अपन क्या करेंगे, साइज के बारे में बात करेंगे। ऐसे स्पेसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, सेम हो, उसमें कंपैरिजन अपन किसका करेंगे, साइज का कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसमें साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की, तो ये किसके द्वारा डिफाइन होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का आकार जेड इफेक्टिव से देखा जाता है। किससे देखा जाता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसके बारे में अपने पढ़ लिया था, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। जेड इफेक्टिव क्या बोला था मैंने, जेड इफेक्टिव बोला था किसी भी नाभिक के द्वारा उसके बाह्यतम कोश पर जो प्रभावी आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। और जेड इफेक्टिव सबसे पहले इसके बारे में अलग अलग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में इसने अपन प्रभावी आकर्षण की बात करें तो अलग अलग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जेड इफेक्टिव किसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ने बात कर ली थी, स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग अपन ने जेड इफेक्टिव की बातें कर ली थी। उसने सिग्मा की वैल्यू के अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, इसके अपने एग्जांपल में बातें कर ली थी। तो किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का जो साइज बताया जाता है वो जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो ये सबसे पहली बात हो गई कि जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का साइज बताया जाता है। अब देखना बच्चों ध्यान से, जेड इफेक्टिव की बात आ गई, यहाँ पे किसकी बात आ गई, जेड इफेक्टिव की। अगर इसका बेस, इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का बेस क्या है, जेड इफेक्टिव है, तो थोड़ा मैं जेड इफेक्टिव के बारे में आप लोगों को और बता देता हूं। इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको समझने के लिए। कैसे, देखिएगा ध्यान से। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे अपने बात की थी एटॉमिक रेडियस की, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, सभी को एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा हूं। देखना बच्चों ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, किसी भी एटम में, मैंने कहा किसी एटम में नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है, कोई सेल, नाभिक के चारों ओर क्या है, सेल। तो नाभिक के अंदर से दूरी या नाभिक से लेके इसके बाह्यतम कोश के बीच किसी भी दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ एटॉमिक कहलाती है। अब बात आ गई रेडियस की, किसकी बात आ गई, रेडियस या त्रिज्या की। तो मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। रेडियस की बात करूं, किसी नाभिक के चारों ओर क्या है, सेल, तो किसी सेल की रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, रेडियस ऑफ ए सेल, रेडियस ऑफ सेल। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेल की बात कर रहा हूं, उसमें रेडियस कितनी बोली जाती है, आर ऑफ ए एन। किसी एन सेल के लिए मैं रेडियस कैलकुलेट करूं तो कितनी आती है इसकी वैल्यू, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। ये अपने कहाँ पढ़ा था, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर का जो पोस्टुलेट था वहां अपने पढ़ा था, किसी भी एन सेल की रेडियस क्या बोली जाती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। अगर ये चीज किसी को देखनी हो तो मेरे लेक्चर में जाके देख ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेरा लेक्चर है, वहां पे अपन ने क्या किया था, एन सेल में रेडियस कैलकुलेट की थी और किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेक की थी और किसी सेल की एनर्जी कैलकुलेट की थी। कैसे आती है उसकी वैल्यू वहां पे मैंने बता दिया था। तो ये किसी एन सेल की रेडियस क्या बोली जाती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अगर मैं बात करूं, ये किसे मैंने कहा, ये कहां पे अपने पढ़ा था, बोर पोस्टुलेट में। तो बोर मॉडल किसके लिए लागू होता है, बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए लागू होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए। तो बोर मॉडल किसके लिए लागू होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए लागू होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर लागू नहीं होता। अब देखना, मैंने कहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की जो साइज है उसका बेस क्या है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं इसकी बात करूं, देखना ध्यान से, इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ एन सेल की बात करूं, आर ऑफ एन सेल इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। इस z की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूं, z इफेक्टिव रख दूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश रख दूं, एंगस्ट्रॉम में आएगी वैल्यू। तो z की जगह मैंने क्या रख दिया, z इफेक्टिव रख दिया। तो ये जो कैलकुलेशन होगी ये किसके लिए होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के ना होके किसकी होगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी।
मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए लागू होगा ये फॉर्मूला। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव आ रहा है और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अपन स्लेटर रूल से क्या ज्ञात किया था? जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया था, एग्जांपल से अपन ने समझ लिया था इसको। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए अगर कोई पूछ ले तो अपना फॉर्मूला क्या होगा रेडियस का? 0.529 × n² बाय जेड इफेक्टिव। और अगर किसी n सेल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए बोर पोर्सोलेस में अपने पढ़ा था रेडियस क्या बोली जाती है? 0.529 n² बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो कंपैरिजन मैंने इन दोनों की बात कर ली, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए। तो ये इसकी जेड इफेक्टिव की और भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इस चीज को जल्दी से उतार लें। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए। अब बात कर रहा हूं मैं जेड इफेक्टिव की, थोड़ी सी बात करूंगा यहां से। रेडियस से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस से कंपैरिजन कैसे होती है इसकी, देखना ध्यान से। तो रेडियस अपनी क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए? R = 0.529 × n² बाय जेड इफेक्टिव। किसमें आएगी वैल्यू? एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब क्या हुआ? किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए रेडियस और उसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसमें रेडियस बता सकते हैं। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो रेडियस क्या होगी? कम होगी। अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, कंक्लूजन क्या निकलेगा? ये जो रेडियस है r, ये किसके समानुपाती है? n² के। n² के समानुपाती है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। या मैं क्या कह सकता हूँ, रेडियस किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है? जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव और r समानुपाती n² और r व्युत्क्रमानुपाती जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? कम होगी। और n अगर सेल बढ़ेंगे तो उसमें रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे उसकी रेडियस ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रभावी जो नाभिक के द्वारा जो प्रभावी आकर्षण लगेगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या हो जाएगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब वहां पे रेडियस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, इस जेड इफेक्टिव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये तो बात होगी जनरली, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? कम होगी। इस चीज को ध्यान में रखना। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे होता है, क्या होगा इसमें। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या बोला जाता है? सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना इसको। जेड इफेक्टिव क्या अपना फॉर्मूला सेलेक्टर रूल के अकॉर्डिंग? जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। सिग्मा क्या होता है? शिल्डिंग कांस्टेंट होता है। तो अगर ये किसी को अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो मेरा जेड इफेक्टिव का जो लेक्चर है उसमें देख ले जाके, उसमें मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से अपने क्या निकाला था? जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया था। सिलेक्टर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो देखना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो जेड है, अगर इस जेड की बात कर रहा हूं, इस जेड को अगर प्रोटॉन के सिमिलर मान लिया जाए, किसके सिमिलर? प्रोटॉन के सिमिलर। देखना बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं इस जेड को अगर प्रोटॉन के सिमिलर मान लिया जाए और इस सिग्मा को इलेक्ट्रॉन के सिमिलर मान लिया जाए, इसका मतलब क्या है? देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा जेड को अगर प्रोटॉन के सिमिलर मान लिया जाए, अगर सिग्मा को इलेक्ट्रॉन के सिमिलर मान लिया जाए, तो देखना यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। देखना जेड माइनस सिग्मा है। अगर मैं ये कहूँ जेड की वैल्यू अगर ज्यादा होगी और सिग्मा की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो इसमें ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। देखना मैंने क्या कहा, जेड की वैल्यू ज्यादा है, अगर इसमें से सिग्मा कम वैल्यू घटेगी तो ज्यादा में से कम घट रहा है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। या मैं क्या कह सकता हूँ, इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से अगर मैं कहूँ तो देखना इसको क्या कह सकता हूँ, जेड इफेक्टिव समानुपाती क्या होगा? जेड, या मैं कह दूं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की
संख्या। क्यों प्रोटॉन की संख्या? क्यों? क्योंकि इस प्रोटॉन को अपने क्या माना है? Z माना है। Z माना है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर Z बढ़ेगा, सिग्मा कम होगा, तो इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो अपने को Z इफेक्टिव बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Z को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनल साइन आएगा, समानुपाती का चिन्ह आएगा। इसी तरीके से अगर सिग्मा की बात करूं तो ये देखो यहाँ से ये कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, या मैं इसका रिवर्स बोल दूं, अगर सिग्मा बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? Z इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो गया? Z इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन की संख्या के इनवर्स प्रोपोर्शनल, प्रोटॉन की संख्या के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो वहां पे Z इफेक्टिव कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वहां पे Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले इस बेसिक पॉइंट्स को आप नोट कर लें। चलिएगा बच्चों, देखना, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से Z इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है। इसमें अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो Z इफेक्टिव कम कैसे होगा? देखना बच्चों ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? देखना, ये नाभिक, इसके चारों ओर सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? बढ़ रही है। तो इस नाभिक का Z इफेक्टिव की बात करूं तो Z इफेक्टिव क्या होता है? किसी नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभावी आकर्षण। तो प्रभावी आकर्षण की जब बात की जाए तो यहां से देखना, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो प्रभावी आकर्षण का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, आंतरिक कोश का मतलब जैसे मैंने मान लिया ये कोई क्या है? बाह्यतम कोश है, आउटर सेल। ये क्या है? कोई आउटर सेल है, ये कोई आउटर सेल हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, अपन क्या करें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखना, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, जिसको क्या बोला था अपने? शिल्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट, जिसका कांस्टेंट क्या बोला जाएगा? सिग्मा। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगना। इसका मतलब क्या हुआ? इन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के आकर्षण से बचा रहे हैं कौन? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोला जाता है? शिल्डिंग इफेक्ट। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? देखना, प्रभावी आकर्षण चेक करना। Z इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? प्रभावी आकर्षण चेक करना है नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर। तो देखना बच्चों, प्रभावी आकर्षण की बात करनी है नाभिक के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से यहाँ पे रिपल्सन लगेगा। इसका मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? थोड़े दूर चले गए इस नाभिक से। तो इस नाभिक से दूर जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे इस नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी आकर्षण क्या होगा? कम होगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वहां पे Z इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। तो वहां पे प्रभावी आकर्षण कम हो रहा है, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया जा रहा है, प्रतिकर्षित किया जा रहा है। तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? प्रभावी आकर्षण कम होगा। प्रभावी आकर्षण कम होगा तो वहां पे Z इफेक्टिव भी क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या पता लग रहा है? Z इफेक्टिव कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से Z इफेक्टिव इस तरीके से कम बोला जाता है। अब मैं बात करूंगा प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग। तो देखना बच्चों, ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या के अकॉर्डिंग। अब बात आती है प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो Z इफेक्टिव कैसे बढ़ता है? देखना, ये कोई नाभिक की बात की मैंने, इस नाभिक के चारों ओर सेल, इन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, इसने कहा अगर क्या हो? प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए
प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव पर क्या फर्क पड़ेगा वो चेक करना है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब प्रोटॉन कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखना बच्चों ध्यान से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने से इसने कहा प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब धनावेश बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक पर आवेश कैसा होता है, नाभिक पर चार्ज होता है प्लस जेड। तो ये कब बढ़ेगा, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी या न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नाभिक पर आवेश है बढ़ता जाएगा, प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जेड बढ़ेगा। इसका मतलब देखना, तो नाभिक आवेश बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या नाभिक में बढ़ेगी। इसके कारण क्या होगा, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाह्यतम कोश, जैसे मैंने मान लिया ये कोई क्या है, आउटर सेल, इसको मैंने क्या मान लिया, आउटर सेल, बाह्यतम कोश मान लिया। तो देखना, इस नाभिक के द्वारा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रभावी आकर्षण नाभिक आवेश ज्यादा है। तो इस नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, यहाँ पे प्रभावी आकर्षण लगता है, जिसको क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। तो ये ज्यादा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, देखना ध्यान से। मैंने कहा प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब ये डोमिनेंट है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक आवेश बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, प्रभावी आकर्षण ज्यादा लगेगा। ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ गई तो इसका मतलब प्रभावी आकर्षण बल क्या होगा, इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में ज्यादा होगा। तो प्रभावी आकर्षण ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होता है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना, मैंने समझा दिया ज्यादा क्यों होता है। इसमें शील्डिंग इफेक्ट कारण है, इसमें रिपल्सन लगता है, इसमें ज्यादा रिपल्सन नहीं लगता, क्योंकि प्रोटॉन जो बढ़ेंगे वो किस में बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में बढ़ेंगे। इसको उतार लो बच्चों, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो ये बात होगी किसकी, जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर मैंने इसको समझाया। अब देखना बच्चों, जो क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे, उनमें कैसे सोल्व करना है इसको देखना ध्यान से। देखना, क्वेश्चन टाइप्स, क्वेश्चन टाइप कैसे करना है देखना। जैसे मैंने कहा जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव वो किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव समानुपाती प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, P अपॉन E। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, किसी न्यूट्रल एटम या एटम में अगर मैं बात करूं, तो किसी भी न्यूट्रल एटम या एटम्स की मैं बात करूं, तो वहां पे प्रोटॉन की संख्या अगर कैलकुलेट करनी हो, तो प्रोटॉन की संख्या किसी न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बोली जाती है, इक्वल बोली जाती है, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। अगर कोई आयनिक एटम है, आयनिक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल एटम के लिए, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या है, इक्वल है, वैल्यू होती है। प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखना ध्यान से, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, अगर न्यूट्रल एटम है तो अगर यहाँ पे जेड के बराबर बोल दूं, एटॉमिक नंबर जेड के, ये क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर।
तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस p की जगह मैं क्या रख सकता हूं, यहाँ पे z रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं, मैंने कारण बता दिया, उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसका परमाणु क्रमांक है। तो देखना z इफेक्टिव को और मैं कैसे लिख सकता हूं, इस p की जगह क्या काम में ले लूं, z अपॉन e। इसका मतलब z इफेक्टिव किसके समानुपाती हो गया, z अपॉन e के। इसका मतलब z अपॉन e का अगर रेशियो ज्यादा है तो z इफेक्टिव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर z अपॉन e का रेशियो कम है तो z इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, अगर z अपॉन e का रेशियो ज्यादा है तो z इफेक्टिव ज्यादा होगा, z अपॉन e का रेशियो कम है तो z इफेक्टिव कम होगा। इसको उतार लो बच्चों। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जाता है किसी भी धनायन का आकार, किसी धनायन का आकार उसका जो रेलिवेंट एटम है उससे क्या होता है, उसका रेलिवेंट जो उदासीन परमाणु होता है उससे कम होता है। देखना मैंने क्या कहा, किसी धनायन का आकार, देखना किसी धनायन का आकार उसके रेलिवेंट एटम, रेलिवेंट का मतलब उसका संगत कोई उदासीन परमाणु, संगत उदासीन परमाणु से क्या होगा, धनायन का आकार बोल रहा है किसी उदासीन परमाणु, उसके संगत उदासीन परमाणु से हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। ये क्या हो गया, किसी धनायन का आकार हो गया। इसी तरीके से अगर ऋणायन की मैं बात करूं, किसी ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को आप लोग उतार लें, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी धनायन का आकार उसके उदासीन संगत उदासीन परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है, और किसी ऋणायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। इसका कहने का मीनिंग क्या है उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को उतार लें। चलिएगा देखिएगा ध्यान से। धनायन का आकार बात करा है, किसी भी एटम में धनायन का आकार उसका जो रेलिवेंट न्यूट्रल एटम है, उसका जो रेलिवेंट न्यूट्रल एटम उसी का उदासीन परमाणु। देखना ध्यान से क्या कह रहा है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले धनायन की, धनायन और ऋणायन की, तो जैसे मैंने कोई एटम लिया A, कोई एटम A मैं कंसीडर कर रहा हूं, कोई एटम A लिया, अपने को क्या बनाना है, धनायन और ऋणायन। तो किसी न्यूट्रल एटम, ये A क्या है, न्यूट्रल एटम उदासीन परमाणु, इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। इलेक्ट्रॉन निकालना, धनायन कैसे बनेगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस धनायन की बात कर रहा हूं मैं। इस धनायन का आकार, इस धनायन का आकार उसी का रेलिवेंट जो न्यूट्रल एटम है उससे क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, A पॉजिटिव जो है, A पॉजिटिव एलिमेंट, इसका आकार क्या होता है, उसी का जो न्यूट्रल एटम रेलिवेंट है उससे क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे A की साइज ज्यादा है और A प्लस की साइज क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उससे एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, साइज कम हो जाती है। तो ये कह रहा है किसी धनायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है। इसका मतलब ये किसका ऑर्डर हो गया, आकार का, आकार का ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस।
-1। कैसा चार्ज आ गया? -1 या माइनस कैसे भी लिख दो। तो ये जो ऋणायन का आकार होता है, किसी ऋणायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। इसका मतलब A- का जो आकार है उसका रेलिवेंट जो न्यूट्रल एटम है उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखना ध्यान से, ये साइज का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे A- का आकार इस न्यूट्रल एटम से क्या है? ज्यादा है, और इस A+ का आकार इस न्यूट्रल एटम से कम है। इस तरीके से बोला जाता है। तो देखना बच्चों ध्यान से, इस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तभी तो क्या बन रहा है? धनायन बन रहा है। और इस न्यूट्रल एटम में से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब वहां पे A- से बन रहा है, ऋणायन बन रहा है। तो देखना, सबसे पहले इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ A+ के लिए। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, देख लो। इस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? A+ बनेगा, धनायन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा? मैं इसे बोल सकता हूँ Z/E का रेशियो क्या होगा? Z/E का रेशियो भी, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है यहाँ पे? कम। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है तो ओवरऑल ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से Z/E का रेशियो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। Z/E का रेशियो बढ़ गया, इसका मतलब अभी अपने पढ़ा Z इफेक्टिव जो बोला जाता है वो किसके समानुपाती होता है? Z/E के। Z/E के। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो ओवरऑल ये जो ओवरऑल रेशियो है Z/E का ये बढ़ जाएगा, जिसके कारण Z इफेक्टिव भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अपने बात की थी रेडियस के अकॉर्डिंग R समानुपाती क्या होता है? 1 व्युत्क्रमानुपाती 1/Z इफेक्टिव। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए अपन रेडियस की बात की थी, R व्युत्क्रमानुपाती Z इफेक्टिव, इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ Z इफेक्टिव। इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? कम होगी। रेडियस कम या ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? किसकी बात कर रहा है? साइज या आकार की बात कर रहा है। अगर रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब आकार ज्यादा है, रेडियस कम है तो उसका आकार कम है। तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, इसका मतलब रेडियस क्या होगा? कम होगा। ये अगर बढ़ गया तो रेडियस क्या होगी? कम होगी। रेडियस कम होगी इसका मतलब साइज क्या हो गया? कम हो गया, साइज कम। तो यहाँ पे A+ का साइज न्यूट्रल एटम, उसके जो रेलिवेंट न्यूट्रल एटम है उससे क्या होता है? कम होता है। कम होने का कारण क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए और Z/E का रेशियो बढ़ गया, जिसके कारण Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम हो जाता है। अब देखना, इसकी बात की जाए A- के लिए, इसका आकार क्यों बढ़ा? आकार बढ़ने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, देख लो इस न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब Z/E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो Z/E रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये अपॉन में है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो और रेशियो क्या आएगा? कम आएगा। तो Z/E का रेशियो कम आ गया। इसका मतलब अगर Z/E रेशियो कम है तो वहां पे Z इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। अगर Z इफेक्टिव कम है, अगर Z इफेक्टिव कम है तो वहां पे रेडियस क्या बोली जाएगी? ज्यादा बोली जाएगी। रेडियस ज्यादा होने का मतलब साइज क्या होगी? ज्यादा होगी, साइज ज्यादा होगी। तो ये बात होगी, किसी धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से बड़ा होता है। क्यों होता है? दोनों का कारण मैंने दे दिया। तो आप जल्दी से आप इसको उतार लें। उसके बाद अपन चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का साइज कैसे डिटरमिनेशन किया जाता है Z इफेक्टिव से। ये बात होगी, जो जनरल पॉइंट अपने को चाहिए थे Z इफेक्टिव के अकॉर्डिंग, उसकी बात अपन ने कर ली। चलिएगा बच्चों, इसी पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पुटअप कर देता हूं, जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये धनायन और ऋणायन का जो बेसिक फंडा है, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कोई एटम लिया, न्यूट्रल एटम A, मैंने कोई न्यूट्रल एटम A लिया। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन कम करूंगा, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो +2। जितने इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे उस पर उतना ही चार्ज होगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से माइनस चार्ज, 2 जोड़ेंगे तो -2, 3 जोड़ूंगा तो -3। अब इसमें से अपने को क्या पूछ ले? साइज का ऑर्डर बताओ। साइज
साइज के लिए क्या चेक करेंगे, अपने कहा था किसी धनायन का आकार उसके रेलिवेंट जो न्यूट्रल एटम है, ये क्या है न्यूट्रल एटम जिसपे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, तो किसी धनायन का आकार उसके न्यूट्रल एटम से क्या होता है, कम होता है, और किसी ऋणायन का आकार उसके रेलिवेंट जो एटम है उदासीन परमाणु है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब इस A- का आकार A से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव और कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होता है साइज और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब साइज यहाँ पे लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब देखना किसी धनायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब A का आकार A+ से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होने से Z/E का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण Z इफेक्टिव बढ़ेगा और उसकी साइज कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इसकी साइज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पे साइज कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा साइज इसमें किसकी है, A-3 की, और सबसे कम साइज A+3 की। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और कम करते जाएं और इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते जाएं, उसकी साइज की अपन कंपेरेटिवली बात कर ली किससे, न्यूट्रल एटम से। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आप उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। ये अपना जो कंसेप्ट था उसको मैंने एग्जांपल में इजीली समझा दिया। चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो मैंने कहा किसी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए अगर साइज की अपनी बात करनी है तो उसमें जो बेस है वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव होगा। अब देखना ध्यान से, साइज की बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में किसकी बात कर रहे हैं, साइज की। तो कुछ ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान है तो उसमें साइज का ऑर्डर कैसे डिटरमिनेशन किया जाता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखना जेड इफेक्टिव से करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किसी सेल की रेडियस मैंने कहा आर किसके समानुपाती होती है, n²/z। जेड अपने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या काम में लिया था, जेड की जगह जेड इफेक्टिव, ये अपनी बात हो गई थी। अब देखना बच्चों, इस जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव अभी अपने पढ़ा Z/E होता है। जेड इफेक्टिव किसके समानुपाती होता है, Z/E के समानुपाती बोला था। अगर इस जेड इफेक्टिव की जगह मैं क्या रख दूं, Z/E, तो ये R यहाँ पे किसके समानुपाती होगी, R समानुपाती n²/Z/E। ये बात हो गई किसकी, आर की। अपने को इससे आर के बारे में या इससे रेडियस या साइज के बारे में बात करनी है, किससे, जेड इफेक्टिव से कैलकुलेट करना है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आर कम कैसे होती है। इसी के अकॉर्डिंग देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं, देखना यहाँ पे अगर मैं दो कंडीशन ले लूं, दो कंडीशन कौन कौन सी, अगर मैं कह दूं n सेम है और E सेम है, या मैं कह दूं n एंड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब सेल सेम है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ऐसी सीरीज ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जिसमें n सेम है और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो r किसके समानुपाती होगा, 1/z इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव की जगह अपन ने क्या लिख दिया था, Z/E, तो यहाँ पे जेड अपन इसके क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर n और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो अपने को साइज या आकार किसके अकॉर्डिंग बताना है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी रेडियस या आकार कम होगा, जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, n एंड E सेम। अगर सिर्फ n सेम हो, अगर क्या हो, n सेम हो, मैंने कहा सिर्फ n क्या हो, सेम हो। ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, सिर्फ n या सेल्स क्या हो, सेम हो, तो उसमें रेडियस क्या बोली जाएगी, r, या साइज क्या बोली जाएगी, 1/Z/E। तो रेडियस किसके अकॉर्डिंग बोली जाएगी, Z/E रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर ये Z/E का रेशियो ज्यादा है तो R कम होगी, अगर ये Z/E का रेशियो कम है तो R ज्यादा होगी। तो इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जनरली मैंने बता दिया, किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए साइज की अपने को अगर
डिटर्मिनेशन करना है, साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग चलना है। जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग दो कंडीशन होगी क्वेश्चंस में, या तो क्या होगा एन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, ऐसी कुछ स्पीशीज में ऑर्डर दिया गया होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, उसमें रेडियस है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बताना है। अगर एन सेम हो तो उसमें रेडियस किसके अकॉर्डिंग बताना है, जेड अपॉन ई रेशियो के अकॉर्डिंग बताना है। तो उतार लो बच्चों इसको, इसके बाद अपन चलते हैं एग्जांपल्स पर। चलिएगा बच्चों एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन। देखिएगा ध्यान से एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल H माइनस लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 2 और बोरॉन +3। इसमें से अपने को क्या पूछ लेगा, आकार या साइज का ऑर्डर बताओ, किसका आकार ज्यादा है किसका आकार कम है। देखना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड की, क्योंकि जेड तो अपने को दोनों में चाहिए, चाहे कंडीशन कोई भी हो अपने को बाद में चेक करनी है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर या एटॉमिक परमाणु क्रमांक जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड की बात करूंगा। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1, लिथियम के लिए कितना होता है 3, बेरिलियम के लिए कितना होता है 4, बोरॉन के लिए कितना होता है 5। अब देखना बच्चों, अब अगर किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रॉन की। चलो इलेक्ट्रॉन की बात और कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तभी तो एक नेगेटिव चार्ज आया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो 3 में से कम हो गया, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब इस पे +2 चार्ज आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4 में से 2 गए 2। इसका 5 होता है एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तभी तो +3 आया है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब देखना बच्चों, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन सीरीज। इसका मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सभी में सेम हो। तो अपने को क्या करना है, उसमें साइज का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग बताना है, 1/z के अकॉर्डिंग। इसका मतलब आकार किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, z के। जिसका परमाणु क्रमांक अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो तो अपने को आकार किसके अकॉर्डिंग बताना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अगर एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, एटॉमिक नंबर इसका 1, इसका 3, 4, इसका 5, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका आकार क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका आकार कम। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसका आकार क्या होगा, सबसे कम होगा। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए आकार की, तो H माइनस है, इसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी साइज और कम होती जाएगी। इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसकी साइज सबसे कम, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, उसकी साइज सबसे ज्यादा। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए कई बार क्या पूछ लेता है, साइज का ऑर्डर पूछ लेता है। तो उतार लो बच्चों इस एग्जाम्पल को, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, n-3 O-2 F- सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3। इसमें क्या बताना है, साइज का ऑर्डर बताना है, किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो देखना बच्चों, सबसे पहले जेड की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर जेड की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, फ्लोरीन का कितना होता है 9, सोडियम का कितना होता है 11, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13।
ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होने चाहिए। पेरियोडिक टेबल में मैंने सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में बात की थी। अगर यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो वहाँ पे आप पेरियोडिक टेबल के मेरे लेक्चर में वहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें आप देख सकते हैं लेक्चर। तो देखना बच्चों, जेड की बात कर ली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, -3 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए होंगे किसी न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम में। इसका मतलब 7 और 3 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे -2 चार्ज होने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़े होंगे तभी -2 आया होगा। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन में एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा तभी इस पे कैसा चार्ज आया है? प्लस चार्ज। तो 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तभी तो यहाँ पे +2 चार्ज आया होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने इसके पास है? 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम तभी तो +3 आया है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 13। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सीरीज है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोली जाएगी, जिसमें सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? सेम है। अब अगर कोई आकार की बात कर ले, इसमें आकार किसका ज्यादा है किसका कम है, तो कैसे बताना है? इसे जेड के अकॉर्डिंग। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपने को क्या कैलकुलेट करना है? आकार या साइज। तो देखना, जिसका एटॉमिक नंबर, अपने क्या बोला था, रेडियस किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है? 1/z के। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी, उसका साइज कम होगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका रेडियस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब इस तरीके से चलेंगे साइज बताने के लिए। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या बताई जा रही है? उसे रिलेटिव जो सीरीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, उसकी साइज या उसके आकार की बात की जा रही है। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लेता है। उतार लो बच्चों इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, पोटेशियम +, कैल्शियम +2 और स्कैंडियम +3। इसमें क्या पूछ ले? साइज बताओ किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक Z की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर Z। तो फास्फोरस का Z कितना बोला जाता है? इसका Z होता है 15। फास्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। सल्फर कितने पे आएगा? 16 पे। सल्फर कितने पे आता है? 16 पे। क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पर। क्लोरीन कितने पे आएगा? 17 पर। पोटेशियम कितने पे आता है? 19 पर। कैल्शियम कितने पर आता है? 20 पर। 20। कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर? 20। और स्कैंडियम कितने पे आता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट 21 से स्टार्ट होता है, 21 एटॉमिक नंबर। अब देखना बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन 15 में से अगर मैं बात करूं -3 चार्ज कब आया होगा? जिसमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े होंगे। तो 15 में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 18। 17 में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 18। 19 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो 18। 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम किए तो 18। 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? कम कर दिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? 18। तो ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज अपने को साइज अपने को बतानी हो तो किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी साइज क्या होगी? कम होगी। तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसकी साइज क्या होगी? कम होगी। इसकी साइज कम होगी। और जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसकी साइज सबसे ज्यादा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी साइज कम। तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कम है तो इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। इस तरीके से रेलिवेंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग
कंपैरिजन कर सकते हैं जेड के अकॉर्डिंग, जिसका जेड सबसे ज्यादा उसकी साइज सबसे कम, जिसका जेड सबसे कम उसकी साइज सबसे ज्यादा। टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में साइज का अकॉर्डिंग अपने को बताना है। तो इसमें मैंने बेस कहा था जेड इफेक्टिव होता है, जेड के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो रेडियस किसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर। उतार लो बच्चों इसको। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, O-2 O-1 O-2 O-1 F माइनस और F। इसमें क्या पूछ ले, साइज का ऑर्डर बताओ, किसकी साइज ज़्यादा है और किसकी साइज कम है। देखना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले अगर बात की जाए इन दोनों एलिमेंट्स की और इन दोनों एलिमेंट्स की, ये फ्लोरीन ये ऑक्सीजन, इन दोनों में कंपैरिजन अपन बात करेंगे। देखना ऑक्सीजन -1 -2, देखना ऑक्सीजन -1 से किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन -2 की तरफ। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो ऑक्सीजन -2 बनेगा। इस फ्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं प्लस इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तभी तो क्या बनेगा, F माइनस बनेगा। तो किसी ऋणायन का आकार उसके कंपैरिजन जो संगत परमाणु है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके एटम की उतनी ही साइज ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीजन -1 में अगर आकार की बात करूं तो ऑक्सीजन -2 का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन -1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसमें उतना इसका साइज ज्यादा होता है, और जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस पर क्या होगा, उतना ही उसका साइज कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इस न्यूट्रल एटम से क्या बन रहा है, ऋणायन बन रहा है। तो ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से हमेशा ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो F माइनस का आकार F से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो बात होगी कंपेरेटिवली दोनों की। अब अपन इन चारों की बात करेंगे कि किसकी तो ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखना ध्यान से, अपन सबसे पहले बात करेंगे कि किसकी, F माइनस और O माइनस में अगर अपने को पता चल जाए F माइनस और O माइनस 1 की के अकॉर्डिंग। देखना ध्यान से, F माइनस और O माइनस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ O-2 O-1 F माइनस और F के लिए एटॉमिक नंबर। किसके लिए बात कर रहा हूँ, Z की मैं बात कर रहा हूँ। O-2 जो अपने क्वेश्चन में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, F माइनस और F। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में सेम नहीं दिख रही। देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 9, यहाँ पे कितने होंगे, फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर 10 पे आती है, 9 पे आती है फ्लोरीन, 9 पे आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। यहाँ पे फ्लोरीन है, इस पे 9 पे आती है तो 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं होने से अपन क्या चेक करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं हो, रेडियस अपने बोली m²/z/e। मैंने कहा अगर n और e सेम है तो अपन क्या देखेंगे, r समानुपाती 1/z, या z के व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा r को। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है तो मैंने कहा सिर्फ n अगर सेम हो, n अगर क्या हो, सेम हो, तो रेडियस किससे देखी जाती है, 1/z/e के रेशियो से। अगर z/e का रेशियो ज्यादा है तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। इसी के अकॉर्डिंग अपने चलना है। तो देखना n का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट, कोई परमाणु जिस आवर्त का है। मैंने क्या कहा, देखना किसी भी पेरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट जिस आवर्त का होता है वो उसका क्या कहलाता है, n कहलाता है, कोस कहलाता है। तो देखना ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दोनों सभी की मैं बात करूं चाहे चार्ज किसी भी तरीके का हो, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन किस आवर्त के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकेंड आवर्त के एलिमेंट हैं। किस आवर्त के एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड।
तो मैंने कहा कोई एलिमेंट जिस पीरियड का है, जिस आवर्त का होता है, वही उसका क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। उसमें उतने ही क्या होंगे, सेल प्रेजेंट होंगे, उतने ही कोस प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, कोई एलिमेंट जिस आवर्त का होता है उसमें उतने ही क्या बोले जाते हैं, कोस बोले जाते हैं, सेल बोले जाते हैं। तो सेकेंड पीरियड का है तो इसमें सेल कितने होंगे, इन सभी में 2 सेल प्रेजेंट होंगे। एन की वैल्यू क्या है, सभी के लिए सेम है, सेकेंड पीरियड तो एन की वैल्यू सेम होगी। तो आर किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, जेड अपॉन ई रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखना बच्चों ध्यान से, अपन जेड अपॉन ई का रेशियो के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करनी है, साइज का अपने डिटरमिनेशन करना है। तो जेड अपॉन ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। जेड अपॉन ई का मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, इस O-2 के लिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 10। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, इलेक्ट्रॉन कितने, 9। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 9, इलेक्ट्रॉन कितने, 10, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन कितने, 9। ये क्या हो गया, जेड अपॉन ई रेशियो हो गया। जेड अपॉन ई रेशियो अगर इसमें से निकालें तो जिसके लिए जेड अपॉन ई रेशियो सबसे ज्यादा आएगा उसका आकार सबसे कम होगा। तो निकालते हैं, चलो इसमें कितना आएगा, 0.8। O-2 के लिए कितना आ गया, 0.8। O-1 के लिए कितना आएगा, 0.8। कितना आएगा, 0.88। इस तरीके से आगे भाग देंगे, इसमें 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। अगर इसकी बात करूं तो 9 में अगर 10 का भाग दे दूं कितना आएगा, 0.9। इसमें से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1। तो ये कैलकुलेशन होगी इसकी। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा अगर जेड अपॉन ई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होती है उसका आकार कम होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है, 0.8, 0.88, 0.91। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे आ गई, इस एफ में आ गई। फ्लोरीन में क्या आ गई, जेड अपॉन ए की वैल्यू सबसे ज्यादा आ गई। इसका मतलब इसका आकार क्या होगा, सबसे कम होगा। तो एफ का आकार सबसे कम होगा कंपैरेटिवली इन सभी की। अब अगर बात की जाए जिसका जेड अपॉन ई की रेशियो, जेड अपॉन ई का रेशियो जिसका कम होगा उसका रेडियस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जेड अपॉन ई का रेशियो सबसे कम तो यही है, किसके लिए, O-2 के लिए। तो वहां पे आकार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो O-2 का आकार सबसे ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें जेड अपॉन ई का रेशियो क्या है, सबसे कम है। अब इन दोनों की कंपैरेटिवली बात की जाए तो इन दोनों में कंपैरेटिवली बात करूं तो यहाँ पे जेड अपॉन ई का रेशियो क्या है, ज्यादा है, इसके लिए इसका आकार कम होगा। तो O- और F- में किसका आकार ज्यादा होगा, O-1 का, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो जेड अपॉन ई रेशियो क्या है, कम है कंपैरेटिवली दोनों में। तो ये ऑर्डर हो गया किसका, साइज का। तो मैंने कहा अगर कोई एलिमेंट जिस आवर्त का बोला जाता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, कोस होते हैं। यहाँ पे ये सभी एलिमेंट्स एक ही आवर्त के सदस्य हैं, पीरियड के एलिमेंट है, तो वहाँ पे एन क्या होगा, सेम होगा। अगर एन सेम है तो रेडियस किसके अकॉर्डिंग बताई जाती है, 1 अपॉन जेड अपॉन ई रेशियो। इसका मतलब जेड अपॉन ई के क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा आकार। तो यहाँ पे जेड अपॉन ई अगर ज्यादा है उसके लिए रेडियस कम होगी। अगर जेड अपॉन ई सबसे कम है, जिसके लिए जेड अपॉन ई सबसे कम, उसका आकार सबसे ज्यादा। इस तरीके से टाइप ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो तो कैसे सोल्व करना है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी नहीं दे रखी हो तो उसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिक फंडा होता है इसको सोल्व करने का। तो बच्चों उतार लो इस क्वेश्चन को। तो Z अपॉन ई के आधार पर अगर मैं बात करूं, Z अपॉन ई के आधार पर अगर आकार बताना है तो कहां बताना है, जहां पर n सेम हो। अगर n सेम है, ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हो अपने को, ऐसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स दे रखे हो जिनमें n क्या हो, सेम हो। इसका मतलब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हो उनमें n सेम होता है। n सेम हो तो वहां पे क्या होगा, Z अपॉन ई के अकॉर्डिंग अपने को आकार डिफाइन करना है, आकार की बात करनी है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से।
नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन, फ्लोरीन माइनस एंड फ्लोरीन। इसमें क्या बताना है, साइज का ऑर्डर बताना है। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें मैं, देखिएगा ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन F- और F, इसमें साइज का ऑर्डर बताना है। किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर Z के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन का 9। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितने होंगे, 10, कितने होंगे 8, उदासीन परमाणु है तो Z के बराबर ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। F- है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा 10, F है तो 9, इसमें न्यूट्रल एटम है, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, ये कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं हो तो अपना फॉर्मूला क्या है रेडियस का, 1/Z/E, जिसमें n क्या हो, सेम हो। n सेम है, ऐसे एलिमेंट्स एक ही पीरियड के एलिमेंट है। किस पीरियड के एलिमेंट है ये, सभी सेकंड पीरियड के। ये किस पीरियड के एलिमेंट है, सभी सेकंड पीरियड। इसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स में कितने कोस होंगे, 2 कोस होंगे, 2 कोस होंगे। जिस एलिमेंट का, जिस पीरियड का एलिमेंट होता है वही क्या कहलाता है, उसमें उतने ही कोस कहलाते हैं। तो इसमें सेकंड पीरियड का है तो 2 ही सभी में क्या होंगे, सेल होंगे। तो सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इसका मतलब n क्या है, सेम है। सेकंड n की वैल्यू कितनी है, 2, सभी के लिए n क्या है, सेम। तो अब साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे Z/E के अकॉर्डिंग साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे Z/E की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। Z/E किसके लिए कितना आएगा, 8/10, इसके लिए 8/8, इसके लिए 9/10, इसके लिए 9/9। अब देखना बच्चों, अब हम इसका रेशियो लेते हैं, 0.8, 1, 0.9 और 1। जिसके लिए Z/E की वैल्यू सबसे ज्यादा उसके लिए आकार कम, जिसके लिए Z/E की वैल्यू कम उसके लिए आकार ज्यादा। तो देखना बच्चों ध्यान से, इसके लिए 0.8 और 0.9 इसकी अगर बात करेंगे तो 1 और 1 इससे तो ज्यादा ही है। इसका मतलब इन दोनों का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इन दोनों के, क्योंकि Z/E की वैल्यू ज्यादा रही। अब देखना बच्चों ध्यान से, Z/E की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। Z/E की वैल्यू क्या है, सेम। अब कैसे डिफाइन करेंगे आकार, Z/E की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो आकार कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आकार अपने को देखना है रियल Z इफेक्टिव से। किससे देखना है, रियल Z इफेक्टिव से ही चेक करके बताना होगा कि किसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आकार कम होगा, और Z इफेक्टिव कम होगा तो आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखना बच्चों, Z इफेक्टिव अपन ने क्या बोला था, Z इफेक्टिव समानुपाती बोला था Z/E। तो जिसके लिए Z/E की वैल्यू ज्यादा होगी, रेशियो ज्यादा होगा, वहां पे Z इफेक्टिव क्या होगा, उतना ही ज्यादा, और आकार क्या होगा, कम होगा। अगर ये दोनों ही वैल्यू ज्यादा है तो आकार क्या होगा, कम होगा। तो मैंने कहा अगर इससे अपने को आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं दे रखी तो उसके अकॉर्डिंग अपने Z/E के अकॉर्डिंग चलना होगा। Z/E के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, अगर Z/E की वैल्यू सेम आ जाती है, सेम आने से अपने को फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि आकार कैसे चेक करें। तो अगर सेम आ जाती है Z/E की वैल्यू तो क्या चेक करना है, जो रियल में Z इफेक्टिव जो निकाला गया था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, रेडियस कम होगी। तो अब अगर बात करो इन दोनों रेशियो में देखना, इस वैल्यू पे गौर करना, ये 8 और 8 और ये क्या है 9 और 9, 9/9, 8/8। इसका रेशियो तो क्या आएगा, 1 और 1 आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखना ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें अपन कंपेरिजन, तो पेरियोडिक टेबल में जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, मैंने कहा था आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा।
जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। इसमें वैल्यू पे भी आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग 9/9 के कारण आता है रेशियो 1, और यहाँ पे 8/8 के कारण रेशियो 1 आता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा, कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वहाँ समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी वहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से अगर वैल्यू की बात करें तो 9/9 के कारण 1 रेशियो है, यहाँ पे 8/8 के कारण 1 रेशियो है। तो जिसके कारण जितनी ज्यादा वैल्यू के कारण रेशियो बना रहा है उसके कारण जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसके लिए Z/E की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसका आकार कम होगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर बात की जाए तो Z/E की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में रेडियस जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो इसका आकार कम होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का आकार ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। ऑक्सीजन का आकार किससे ज्यादा होता है, फ्लोरीन से। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसके लिए रेडियस कम। तो इन दोनों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं इन दोनों की कंपैरेटिवली, O-2 और F- में। अगर ऑक्सीजन का आकार ज्यादा होता है फ्लोरीन से तो जिसके लिए जेड की वैल्यू, जिसके लिए Z/E की वैल्यू कम है उसके लिए Z/A की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वहां पे R क्या होगा, ज्यादा होगा। तो O-2 का आकार F- से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंपैरेटिवली और बात करें, मैंने कहा O-2 का आकार क्या होता है, F- से ज्यादा होता है। तो ये अपने Z/E के अकॉर्डिंग और जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने बात कर ली इन कंपैरेटिवली। अब ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे तो देखना, जिसके लिए Z/E की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे आ रही है, 0.8। जिसके लिए Z/E की वैल्यू सबसे कम वहां पे R क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। R वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो R सबसे ज्यादा का मतलब रेडियस किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा O-2 की। अब देखना, अब बात की जाए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में और F- में, तो ऑक्सीजन का आकार फ्लोरीन से हमेशा ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अब कंपैरेटिवली बात की जाए इन दोनों में, किसमें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। फ्लोरीन में ऑक्सीजन का आकार ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आकार मैं ज्यादा बता सकता हूँ। अगर इस F- की बात की जाए तो कंपैरेटिवली इनके कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0.9 है इसका, कितना, Z/E चार्ज, Z/E कितना है, 0.9। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो इस वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे कम है, Z/E का रेशियो कम है, तो यहाँ पे R क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी रेडियस इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, O-2 का, तो सबसे ज्यादा O-2, उसके बाद क्या आएगा F-, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यू Z/E की क्या होगी, इसके कंपैरेटिवली कम होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.9 है, इसके Z/E की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थोड़ी कम है। तो रेडियस इनके कंपैरेटिवली, इन दोनों के कंपैरेटिवली इसका क्या होगा, रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा। तो O-2 के बाद कौन आएगा, F-, उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से अपने बात की कि जिसका रेशियो ज्यादा, जेड इफेक्टिव जहाँ पे ज्यादा, उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा वैल्यू के कारण रेशियो बना रहा है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ेगा, तो रेडियस कम होगी। इसका मतलब फ्लोरीन की रेडियस कम होगी, फ्लोरीन का आकार ऑक्सीजन से क्या होता है, कम होता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर बात की जाए उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन। तो ये ओवरऑल ऑर्डर हो गया किसका, इसकी साइज का ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले सभी चीजों को ध्यान में रखना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं दी गई है, तो उसमें किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है ऑर्डर, Z/E। अगर Z/E की वैल्यू सेम आ जाती है तो क्या देखा जाता है, ये किस पीरियड के एलिमेंट है। अगर पीरियड के एलिमेंट है या किसी ग्रुप के एलिमेंट है, किसी पीरियड के एलिमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा वहां पे रेडियस क्या होती है, कम होती है। अपने बात कर ली थी इसकी, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियस कम होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा रेडियस कम होगी। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा वैल्यू के कारण आ रहा है, इसका रेशियो 1 ज्यादा वैल्यू के कारण आ रहा है, इसका रेशियो कम वैल्यू के कारण आ रहा है, तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो एफ का आकार कम होता है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन। और ये बात हो गई इनकी, जिसके लिए Z/E की वैल्यू सबसे कम उसका आकार सबसे ज्यादा, और जिसके लिए सबसे ज्यादा उसका आकार सबसे कम। इस तरीके से कंपेरेटिवली बात करनी है। इस क्वेश्चन को आप उतार लें।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर बच्चों अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि जेड इफेक्टिव के आधार पर अपन किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए साइज की अपन ऑर्डर चेक करेंगे तो कैसे चेक किया जाता है। अगर आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ इजीली समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों। थैंक यू।